हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आइए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चन डेली क्यूज में 11/11/2023 के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो यहाँ है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन हैं। पहला कथन क्या है, कितने कथन सही नहीं है ढूंढ रहा है। कारण निम्न धारा और अधिक वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन दक्षता अधिक होती है। तो निम्न धारा और अधिक वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन दक्षता अधिक होता है, ये सही है। कारण जूल का पहला नियम बताता है कि ऊर्जा हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये कथन भी सही है। तो ये सही है, ये सही है। तीसरा है केबल की मोटाई यानी तार की मोटाई को समायोजित करके ऊर्जा हानि को प्रबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि मोटे केबल में अधिक ऊर्जा हानि का अनुभव होता है। तो ध्यान देना है कि मोटे केबल में ही ऊर्जा हानि कम होती है, ठीक है ना। तो ये तीसरा क्या है, गलत है। तो हो जाएगा आंसर केवल एक, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन कर रहा है निम्न धारा और अधिक वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन दक्षता अधिक होती है, यह कथन एक सही है। कर ट्रांसफार्मर का उपयोग कुशल ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज बढ़ाने के साथ धारा को कम करने के लिए किया जाता है। जूल का पहला नियम है कि ऊर्जा हानि धारा वर्ग के समानुपाती होती है, अतः कथन दूसरा भी सही था। ट्रांसमिशन के लिए प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इससे ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से संशोधित किया जा सकता है, साथ ही इसकी दक्षता बढ़ती है। ऊर्जा हानि को नियंत्रित करने के लिए केबल की मोटाई को समायोजित किया जाता है, मोटे केबलों से कम ऊर्जा हानि होती है। तो देखते हैं वो ऊंचे ऊंचे पोलों पे जो हाई वोल्टेज का तार जाता है, तो तार तो इस तरह से समांतर रहता है और इसको बीच से इस तरह से जोड़ दिया जाता है, तो दोनों तार से सेम ही धारा बहता है, ठीक है। इससे इसकी क्या होती है, ये जो क्षेत्रफल है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एरिया ना। हाँ, तो ये जो बढ़ के जाता है उसके कारण जो है ऊर्जा की हानि घट जाती है, कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्यकर आहार जिसमें अति पर संस्कृत खाद्य पदार्थ, वसा और शर्करा का सेवन शामिल है, अत्यधिक अप्रत्यक्ष लागत का कारण है। तो पहला तो सही है, होना चाहिए। है घटती श्रम उत्पादकता अप्रत्यक्ष लागत का, अच्छा, घटती श्रम उत्पादकता अस्वास्थ्यकर आहार के कुल अप्रत्यक्ष लागत का हिस्सा नहीं है। क्या है, घटती श्रम उत्पादकता ये तो गलत लग ही रहा है। कर अधिकांश प्रच्छन्न लागतें उच्च मध्यम आय और उच्च आय वाले देश में दिखाई देती है, ये सही। ये क्या है, घटती श्रम उत्पादकता अस्वास्थ्यकर आहार की कुल अप्रत्यक्ष लागत का हिस्सा होना चाहिए, है ना। यहाँ गलती हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अस्वास्थ्यकर आहार जिसमें अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, वसा और शर्करा का सेवन शामिल है, अत्यधिक अप्रत्यक्ष लागत का कारण है, तो कथन एक सही है। यह लागत सालाना 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो मोटापे और गैर संचरणीय रोगों जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के आर्थिक बोझ को दर्शाती है। तीसरा, इसके अतिरिक्त इन आहारों के परिणाम स्वरूप श्रम उत्पादकता में कमी आती है, जो कुल अप्रत्यक्ष लागत में योगदान करती है, तो कथन दूसरा सही नहीं है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अस्वास्थ्यकर आहार के परिणाम स्वरूप सालाना कम से कम कुल 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रच्छन्न लागत का वहन किया जाता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। अधिकांश प्रच्छन्न लागत उच्च माध्यम आय 39% और उच्च आय वाले देशों 36% में देखी जाती है। निम्न मध्यम आय वाले देशों में यह लागत 22% और निम्न आय वाले देशों में 3% है, अतः कथन तीसरा सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिसको बोलेंगे CWMI, के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला कथन सही है। कितने कथन सही ढूंढना है। CWMI जल संसाधनों के प्रबंधन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। कर जल निकायों का स्रोत संवर्धन एवं पुनर्स्थापन सूचकांक में निहित 9 विषयों में से एक है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जल संसाधनों के प्रबंधन में राज्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है। तो कथन दूसरा सही है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन पहला भी सही है। एक रह गया। और सूचकांक में 28 अलग अलग संकेतकों के साथ 9 थीम, प्रत्येक का एक अलग महत्व है, शामिल है। तो स्रोत संवर्धन और जल स्रोतों की पुनर्स्थापना था कथन तीसरा सही है। स्रोत संवर्धन भूजल का प्रमुख और मध्यम सिंचाई आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, फिर है जल संभर विकास आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रथाएं मांग पक्ष प्रबंधन है, खेत में जल के उपयोग की स्थायी प्रथाएं मांग पक्ष प्रबंधन है, ग्रामीण पेयजल शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता नीति और शासन। खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। तो पहला ये सही है। कर दिया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 हाल ही में FAO द्वारा जारी किया गया था। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन करा FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। कथन एक सही है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुँच मिले। भारत सहित 194 सदस्य देशों एवं यूरोपीय संघ के साथ FAO विश्व भर में 130 से अधिक देशों में कार्य करता है। खाद्य और कृषि संगठन की द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 नामक एक नई रिपोर्ट अस्वास्थ्यकर आहार तथा अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की चौंका देने वाली प्रचंड लागत का खुलासा करती है, जो हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों को प्रभावित करती है। कथन दूसरा सही है। आगे है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, कार्बन बाउंड्री। अब समायोजन का पता नहीं इंग्लिश क्या होता है, फिलहाल ध्यान नहीं है। अब बाकी तो मशीन पता चल ही रहा कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CBAM यूरोपीय संघ के फिट फॉर 55 इन क्या है 2030 पैकेज का हिस्सा है। तो पहला सही है। CBAM का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ये भी सही है। करना है कि आयातित तो ही है ना कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक घटक है जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती कर यूरोपीय जलवायु कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की रणनीति है। अतः कथन एक सही है। कर CBAM नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन है। अतः कथन दो सही है। ओजोन शहरी धुंध में प्राथमिक घटक है। ठीक है, ओजोन जो है शहरी जो धुंध होता है उसका प्राइमरी कंपोनेंट है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया से निर्मित होता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ और कौन जुड़ता है, यहाँ पे उपयुक्त में कितनी गैसें शहरी धुंध में ओजोन का निर्माण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करती है। तो ओनली वन नाइट्रन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो केवल एक होगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ओजोन शहरी धुंध का प्रमुख घटक है। इसका निर्माण तब होता है जब ऑटोमोबाइल ईंधन के दहन से निकलने वाला हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। हालांकि ओजोन ऊपरी वायुमंडल में फायदेमंद है, किंतु धरातल पर इसकी उपस्थिति श्वसन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी, दम घुटना तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा प्रवाह से आशय है जैविक घटक से अजैविक घटक तक ऊर्जा के संचलन से। तो क्या लग रहा है ये सही है? नहीं, पहला तो नहीं लग रहा है हमको कि सही है। दूसरा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रम से आशय ऐसी प्रक्रिया से जिसके माध्यम से किसी भी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियाँ और पर्यावरण समय के साथ बदलती रहती है। दूसरा कथन सही है। पोषक तत्व चक्र एक अवधारणा है जो भौतिक वातावरण से
जीवित प्राणियों तक पोषक तत्वों के स्थानांतरण और पुनः वापसी को दर्शाती है। तो ये बात सही है। ज़मीन से या पेड़ पौधे से जीव जंतु पोषक लेते हैं, फिर जीव जंतु मरते हैं तो फिर से ज़मीन में ही चला जाता है पोषण, और वो चक्र चलते रहते थे। तो दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह जो है एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ठीक है, जैविक घटक को ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे। तो केवल 2 ही होना चाहिए, ऑप्शन बी। देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। ऊर्जा प्रवाह एक जैविक घटक के भीतर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के संचलन को संदर्भित करता है। कथन एक सही नहीं है। ठीक है, जैविक घटक एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, उसमें बोलते हैं प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी, इस तरह से। आगे देखते हैं। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर को दिया गया एक नाम है। पारिस्थितिक अनुक्रम से आज से ऐसी प्रक्रिया से जिसके माध्यम से किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियां और पर्यावरण समय के साथ बदलती रहती है। कथन तो सही है। आगे है अनुक्रम रुक जाइए। ठीक है, अनुक्रम परिस्थितियों की एक श्रृंखला है जो अपेक्षाकृत स्थिर शीर्ष समुदाय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। पोषक तत्व चक्र का अवधारणा है जो भौतिक वातावरण से जीवित प्राणियों तक पोषक तत्वों के हस्तांतरण और पुनः वापसी को दर्शाती है। कथन तीसरा सही है। कुल प्रजनन दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल प्रजनन दर एक महिला के जीवन काल के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। वर्ष 1922 में 93 और वर्ष 2019-21 के बीच कुल प्रजनन दर 3.4 से घटकर 2.0 बच्चा हो गया है। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो ये अब ध्यान देना है, तीनों तो पढ़ लिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो सभी 3 सही है। आइए देखते हैं आगे। कुल प्रजनन दर एक महिला के जीवन काल के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। कथन एक सही है। फिर है NAHFS 5 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण प्रति महिला बच्चों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 1992 से 93 और वर्ष 2019 से 21 के बीच कुल प्रजनन दर 3.4 से घटकर 2.0 बच्चे हो गया है। अतः कथन तो सही है। सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल प्रजनन दर सबसे कम है। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो कम कहाँ, सिक्किम और अंडमान निकोबार में, और अधिक है बिहार और मेघालय में। चलिए आगे देखते हैं। पराली दहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगली फसल बोने के लिए मौजूद फसल के अवशेषों को खेत से हटाने के लिए उन्हें जानबूझकर जलाना अथवा आग लगाना पराली दहन कहलाता है। तो पहला कथन सही है। कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। इससे बड़ी मात्रा में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा सुगंधित हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। ये भी सही है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसे एक अपराध के रूप में अधिसूचित किया गया है कि नहीं गया है। यहाँ पे आप अटक सकते हैं, तो किया गया है, तीसरा भी सही है, इसलिए सभी तीनों सही है। तो सही नहीं है चुनना है ना, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही है, कितने सही नहीं है ढूंढना है। यदि तीनों सही नहीं होता तो ऑप्शन सी होता, कितने सही नहीं है तो सभी सही, इसलिए कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। अगली फसल बोने के लिए मौजूदा फसल के अवशेषों को खेत से हटाने के लिए उन्हें जानबूझकर जलाना अथवा आग लगाना पराली दहन कहलाता है। कथन एक सही है। पराली को खेत में छोड़ने से दीमक और अन्य कीड़ों का प्रकोप बढ़ सकता है जो अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पराली दहन से बड़ी मात्रा में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा सुगंधित हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। अतः कथन दो सही है। पराली दहन से उत्पन्न ऊष्मा मृदा में प्रवेश कर जाती है जिससे मृदा की नमी और उपयोगी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 मतलब वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पूरा बोलते हैं के तहत इसे एक अपराध के रूप में अधिसूचित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। नीचे की प्राथमिक घटक के रूप में मीथेन
के साथ उपयुक्त में से कितने संपृक्त प्राकृतिक गैस के भी घटक हैं? तो सीएनजी के घटक में तो मीथेन है ही, इसके अलावा और कौन कौन है? क्या नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है? नहीं, तो ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सीएनजी का घटक है। ठीक है, तो केवल 2 आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो संपृक्त प्राकृतिक गैस एक ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन तो होता ही है, इसमें निम्नलिखित घटक भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, N2 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड तो जान ही रहे हैं, CO2। प्रोपेन भी होता है ना, C3H6 8 होता है, ठीक है। और फिर इथेन का कुछ अंश होता है, इथेन, ये क्या होगा? C2H6। ठीक है, तो ये 4 चीज़ इसमें होता है, इसलिए विकल्प भी सही।